नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है या खबर हम इसे बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती आने वाली है। 2000 पोस्टों के पे बात चल रही है और वन दरोगा हो गया, फॉरेस्ट गार्ड है, कनिष्ठ सहाय है और सीचपाल सिंचाई विभाग में भी वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा उत्तराखंड में है और जिस तक ये मेरी वीडियो जारी है, तो अभी से कमर कस लो दोस्तों। क्यों बोल रहा हूँ, जब आप फॉर्म आएंगे फिर तैयारी करोगे तो तुमसे दुनिया आगे निकल चुकी होगी। और एक चीज़ याद रखना, जब आप सो रहे हो ना तब कोई पढ़ रहा है। इस चीज़ को दिमाग में डालो, जब आप सो रहे हो तो कोई पढ़ रहा है और वो जिस दिन आपसे मिलेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो अगर आपके अंदर जुनून है, आप पागल हो बिल्कुल कि मुझे भाई इस बार जॉब चाहिए ही चाहिए, मुझे वर्दी चाहिए ही चाहिए, तो मैं तुम्हें अभी से बोल रहा हूँ, अभी से सतर्क हो जाओ, अभी से अपनी कमर कस लो, अभी से अपनी किताबें निकाल लो, अभी से अपना सिलेबस चेक कर लो, अभी से ये लगा लो कि बस जब तक पेपर ना आ जाए हाथ में, जब तक पेपर तुम दे के ना जाओ, तब तक तुम्हारा अब रूटीन बिल्कुल इस तरीके से हो जाना चाहिए कि बस मुझे जॉब चाहिए तो चाहिए। मैंने ज़्यादा समय ले लिया आपका, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कभी भी सीधे जब फॉर्म आए तब तैयारी शुरू ना करो दोस्तों। आपका टारगेट, आपका सपना है, आपका जुनून है कि मुझे वर्दी चाहिए, तो लग जाओ। 2000 भर्तियां आने वाली हैं उत्तराखंड पुलिस में। 2000 बहुत भर्ती है ये, दो संख्या कम नहीं है, अच्छी खासी संख्या है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं में सुमिलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए। अज्ञेय की रचना दोस्तों कौन सी है? पहले में सन्नाटा बुनता था, कब की है? 1973 की है, याद रखना। बच्चन की कौन है? हरिवंश राय बच्चन की कौन सी है? सतरंगिनी होती है, 1945 की है ये, याद रखना। 50 कविताएं हैं इसमें। कितनी कविताएं हैं दोस्तों? 50। और सतरंगिनी है जो ना, ये 7 खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड में 7-7 कविताएं हैं। ठीक है, 7-7-49 और एक कविता को बोलते हैं इसमें प्रवेश कविता। ठीक है, प्रवेश गीत। पहले एक कविता को क्या बोले? प्रवेश गीत बोलते हैं। तो 7-7-49 और एक 50 हो गई। अब देखो, रघुवीर सहाय जो है ना, सीढ़ियों पर धूप है, इनका पहला काव्य संग्रह 1960 का। ठीक है दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है? कला और बूढ़ा चांद, 1959 का है ये, 1959 का, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 1960 में। 1960 साहित्य अकादमी मिला है या कुछ पुरस्कार जरूर मिला हुआ है इन्हें, बट आप देख लेना, मुझे जहाँ तक लगता है कि साहित्य अकादमी ही मिला है। अब देखो इसका आंसर क्या बनने वाला है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अज्ञे का क्या था? पहले में सन्नाटा बुनता था। बच्चन सिंह का क्या हो जाएगा? सतरंगनी हो जाएगा। रघुवीर साह का सीढ़ियों पर धूप आ जाएगा। और इसका क्या होगा? कला और बूढ़ा चांद। दीप शिखा नहीं है, क्योंकि दीप शिखा किसका है? ये दोस्तों 1942 का है। किसका है? महादेवी वर्मा का है। किसका है दोस्तों? महादेवी वर्मा का है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगला प्रश्न आ रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अब तो बड़ा कर लेना चाहिए हमें, उसमें हमें विकल्प नहीं दिख रहे थे सही से। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? हमेशा याद रखो, पूर्वी हिंदी के लिए मैं क्या बोलता हूँ? आधी। क्या बोलता हूँ दोस्तों? आधी, पूरी, आधी, पूरी, एबीसी। क्या बोलता हूँ? आधी, पूरी, एबीसी। इसका मतलब क्या? देखो, आधी से अर्ध मागधी, पूरी, आधी, पूरी, पूर्वी हिंदी, और ए बी सी, ए बी सी मतलब अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये देखो, ए अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों किसके अंतर्गत आ जाएंगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। क्या बच गई? जयपुरी बची। तो देखो दोस्तों, जयपुरी किस में आती है? राजस्थानी में आती है। राजस्थान की भी किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। राजस्थान किस अपभ्रंश में आती है? याद रखना, सौर सैनी अपभ्रंश में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो, तीसरा प्रश्न आ रहा है, गंवार बैल है, यहाँ किस लक्षणा का आरोप है? उपादान का, सारोपा का, सांध्यवसान का, रूढ़ी का। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होना है? सारोपा लक्षणा का यहाँ पे भेद है, आरोप है मतलब। तीसरा, चौथा प्रश्न आ रहा है दोस्तों। चौथा, गंगा शब्द है यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, विदेशज। तो दोस्तों हमें पता ही है, जब हम शब्द भेद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शब्द रचना पढ़ते हैं, शब्द की रचना पढ़ते हैं। तो शब्द की रचना होती है 4 प्रकार से, याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर देखो, रचना के आधार पर कितने? रूढ़ 3 होते हैं, मतलब रूढ़, यौगिक,
और योग रूढ़। अब देखो तीसरा था प्रयोग के आधार पर होते हैं 2, अविकारी और विकारी, और अर्थ के आधार पर फिर से हो जाते हैं 4 भेद। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी। ठीक है दोस्तों, तो शब्द रचना 4 प्रकार से हो रही है। अब ये बोल रहा है कि जो रचना के आधार पर होते हैं वो 3 भेद होते हैं ना, रूढ़, एक तो होता है रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसमें मतलब जो गंगा शब्द है वो किस प्रक्रिया से बना है? योग रूढ़ प्रक्रिया से बना है, यौगिक प्रक्रिया से बना है, या फिर रूढ़ प्रक्रिया से बना है। अब एक चीज़ समझना दोस्तों, रूढ़ क्या होता है? रूढ़ ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड करा जाए, तो अगर उनके छोटे टुकड़े करे जाएं तो उनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे बताना, जैसे मेज, मेज को मैं तोड़ता हूँ, एक में मे हो गया प्लस जौ हो गया, तो जौ का कोई अपना नहीं बना, मे का कोई अपना अर्थ नहीं बना। या मैं बोल दूँ पंखा, ठीक है, पंखा, अब प हो गया, खा हो गया, या अलग हो गया, है ना। यहीं पे देखो मैं एक चीज़ बोल दूँ, विद्यालय, विद्या प्लस आलय बोल दूँ मैं, तो विद्या मतलब विद्या शिक्षा, और आलय मतलब उसका घर, तो शिक्षा का घर, घर हो गया ना। दोनों अलग अलग अर्थ हो रहे हैं इनके, दोनों जो शब्द टूटे उनका भी अपना अपना अर्थ जा रहा था। अब एक चीज़ मुझे बताना, गंगा शब्द क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर क्या होने वाला है गंगा का? गंगा रूढ़ शब्द है, क्योंकि गंगा को तोड़ेंगे अगर हम, देखो आपने देखा होगा गंगा ऐसे भी लिखा रहता है ऐसे, तो अगर ग प्लस गा करेंगे तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ समझो, कौन से शब्द यौगिक होंगे, कौन से योग रूढ़, उसको बताता हूँ मैं तुम लोगों को। बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण होंगे वो हमेशा योग रूढ़ होंगे, बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण होंगे वो योग रूढ़ होंगे। अब कैसे? देखो मैं सिंपल से बोलता हूँ, दश प्लस आनंद, दशानन, दशानन बोल के हमें क्या नजर आया? रावण। अब इधर देखो मैं बोलता हूँ विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, देखो दशानन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, दशानन, मैंने दशानन लिखा था, चित्र किसका नजर आया हमें? रावण का, अपने आप ही आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा विद्यालय। अब बताओ विद्यालय बोल के हमें चित्र किसी और का नजर आ रहा है? सिर्फ विद्यालय का ही आ रहा है। जब दो शब्द को हम तोड़ें और उसको जोड़ें तो हमें चित्र अगर उसी का दिखे तो समझ लेना वहाँ पे कौन सा शब्द होगा? यौगिक होगा। जब दो शब्द को जोड़ के हमें शब्द तीसरा नजर आ जाए तो वहाँ पे हमारा योग रूढ़ होगा। जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला क्या हो? कृष्ण भगवान होंगे। या मैं बोल दूँ वी प्लस ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान देखते बोला और विज्ञान दिख के हमें साइंस नजर आई तो हमें क्या दिखा? यौगिक। तो विज्ञान में क्या है? वी प्लस ज्ञान बोला तो जो शब्द था वही रूप हमें दिखाई दिया। लेकिन जब हम योग रूढ़ की बात करते हैं तो जो शब्द होता है वो हमें तीसरी ओर संकेत करा देता है। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, औंधी खोपड़ी उल्टा, औंधी खोपड़ी उल्टा सही विकल्प का चयन करके लोक उक्ति को पूर्ण करें। औंधी खोपड़ी उल्टा सर, औंधी खोपड़ी उल्टा गम, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, औंधी खोपड़ी उल्टा खत। तो दोस्तों इसमें क्या हो सकता है आप ये सबसे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? उल्टा मत। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया और सब लोग देखना सर में जाएंगे, औंधी खोपड़ी उल्टा सर, जबकि क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, औंधी खोपड़ी उल्टा मत। अब एक चीज समझ के चलना, इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। क्या बोल रहे हैं? जो औंधी खोपड़ी होता है उसका मत भी कैसा होता है? उल्टा होता है। जिसकी खोपड़ी क्या होती है? औंधी होती है, उसका मत भी कैसा होता है? हमेशा उल्टा ही होता है। यकीनन ये प्रश्न अगर आपको अच्छा लगा ना ये वाला, तो अभी लाइक कर दो वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तुम लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, और तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं मतलब आपके कमेंट कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं मुझे अंदर से कि यार मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ना मेरी वीडियो पे उतने लाइक आते हैं ना ही कोई कमेंट करता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी निराशा लगती है हाथ, है ना, जो मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सही सा फील नहीं कराती है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छा से अच्छी चीज़ें दूं ताकि आपको लगे कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिली है। दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यौगिक शब्द। देखो आ गया शब्द, देखो दोस्तों आ गया यौगिक शब्द, बिल्कुल देखो यहाँ पे समझ के चलना, पंकज, दिन, जलज और पाठशाला। अब एक चीज़ समझना जरा, पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, जो मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, तो पंकज बोल के हमारा ध्यान किस पे चलेगा? देखो कमल पे चलेगा। जलज, जल मतलब होता है जल प्लस जौ में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला वो कुछ भी हो सकता है ना। दिन बोलेंगे तो दी और नौ, दी प्लस नौ, ये रूढ़ शब्द हो गया। ये सब क्या हो गए? एक प्रकार से योग रूढ़ हो गए। पाठ प्लस शाला, तो पाठशाला से हमें पाठशाला ही दिख रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाठशाला कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। ये दोनों कैसे शब्द हैं? ये पंकज और जलज, ये कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़। याद रखना, दिन कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ जाते हैं।
अप्सरा का पर्यायवाची शब्द है अप्सरा का। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया दोस्तों, 7वां। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, जिससे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अप्सरा का पर्यायवाची शब्द है लक्ष्मी, वसुंधरा, सुख, वनिता, देव सुंदरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर है सुख वनिता। तो अप्सरा का पर्यायवाची क्या होता है? सुख वनिता। और इसके अतिरिक्त जो अगर हम बात करें, देवांगना, सुरांगना, देवकन्या, अरुण प्रिया, ये सभी क्या होते हैं? अप्सरा का पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? मैं फिर से लिख देता हूं, देखो यहाँ पे, देवांगना, ठीक है दोस्तों, देवांगना, देवांगना हो गया, सुरांगना। अच्छे प्रश्न हैं, हल्के में ना लेना इनको, अप्सरा को। सुख वनिता, देवांगना, सुरांगना, देवकन्या, देवकन्या, ठीक है, अरुण प्रिया, क्या है? अरुण प्रिया। ये सब किसके हैं दोस्तों? ये सब अप्सरा के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आ रहा 8, पूस की रात कहानी के लेखक क्या हैं? कौन है पूस की रात? ये तो सबको पता होना है, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है मुंशी प्रेमचंद। 31 जुलाई याद रखेंगे सभी लोग, 31 जुलाई 1880, ग्राम लम्ही, लम्ही गांव में इनका क्या हुआ है दोस्तों? जन्म हुआ है। मृत्यु कब हुई है? 1936 में हुई है। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है दोस्तों? धनपत राय है। और इनका पहला लेख क्या था दोस्तों? 1908 का इनका पहला लेख आया था, किस में? उर्दू में। किस में आया था दोस्तों? उर्दू में आया था। और उसमें 5 कहानियाँ शामिल थी वैसे तो। उसका नाम क्या था? असरारे माविद सोजे वतन। 1908 का क्या था दोस्तों? पहला लेख सोजे वतन। याद रखना, सोजे वतन में कितनी कहानियां सम्मिलित थी? तो 5 कहानियां सम्मिलित थी। और यह भी याद रखेंगे आप कि धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया दोस्तों? धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया था? मुंशी, याद रखेंगे, मुंशी दया नारायण निगम ने दोस्तों, निगम ने। मुंशी दयाराम दया नारायण निगम ने दिया था। दया नारायण निगम ने दिया था। ये कौन थे? दया नारायण निगम कौन थे? याद रख लेना। एक उर्दू पत्रिका थी जमाना। कौन सी पत्रिका दोस्तों? जमाना के ये संपादक थे, ठीक है दोस्तों, संपादक थे। यही बात करता हूँ मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने, याद रखना आप, हंस पत्रिका और जागरण पत्रिका, इनका भी संपादक क्या? हंस का कब क्या था? 1930 में, याद रखेंगे। और जागरण का कब क्या था? 1932 में। ये जानकारी हल्की जानकारी नहीं है दोस्तों, याद रखना। बहुत बारीक फैक्ट दे रहा हूँ। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग। एक ही काम करना है यार, देखो मेरे लिए आप एक काम कर सकते हो, लाइक और एक कमेंट, ठीक है। 9वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? घोष बोले तो, अब कई लोग ना, एक चीज़ बताना, जो घोष मतलब होता है कंपन, ठीक है दोस्तों। अब हम घोष के आधार पर जब स्वर और व्यंजन को पढ़ते हैं, वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा होता है सघोष और एक पॉइंट लिखा होता है अघोष। अब बच्चे बोलते हैं अब इसमें तो घोष और सघोष तो पूछा ही नहीं, इसमें तो पूछ लिया सिर्फ घोष नहीं है, अब हम घोष को सघोष मान ले या फिर अघोष मान ले। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम क्या माने इस चीज़ को। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब सिर्फ घोष भी बोले ना, इसको बोलना सघोष। क्या बोलना दोस्तों? इसको बोलना सघोष, मतलब कंपन के साथ। तो बोलना निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, अ और ड, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो, छ। क्यों है? क्योंकि ये अघोष, च, छ, ज, झ, यो, ये होते हैं पंचमा अक्षर वाले में, देखो स्पर्श व्यंजन में। अभी देखो पहले वाली सीरीज होती है अघोष की होती है और अल्प प्राण की होती है, फिर अघोष की होती है और महाप्राण की होती है। ये छ देखो क्या होता है? अघोष होता है। तो छ क्या हो जाएगा? इसका अघोष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? निर्गुण कौन होते हैं? याद रखना, रामचंद्र शुक्ल जी। देखो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा हुआ है। 4 भागों में बोले तो कौन कौन से? अब निर्गुण के अंतर्गत 2 कैटेगरी आती है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे रुक जाओ। देखो उधर एक होता है निर्गुण,
जिनने भगवान को निराकार रूप माना। एक होता है सगुण। ठीक है दोस्तों, निर्गुण के अंदर में दो कैटेगरी है, एक कबीर वाली। उत्तराखंड पुलिस में पेपर में क्वेश्चन बना था, याद रखना है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कबीर। एक है देखो जायसी की, इधर होती हैं, एक होती है तुलसी की, एक होती है सूरदास की। अब इधर देखो, जो कबीर है ना वो तो ज्ञान मार्गी हैं, ठीक है। जायसी जो है वो प्रेम मार्गी हैं, तुलसी जो है राम भक्त वाले हैं, सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त वाले हैं। उत्तराखंड की पुलिसों द्वारा यही पेपर बना था कि ज्ञान मार्गी शाखा के कौन है, तो आंसर था कबीर। ये क्वेश्चन बना था तुम्हारा उत्तराखंड की पुलिस में, याद रखना। निर्गुण और सगुण को कितने भागों में बांटा हुआ है, 4 भागों में। इसको बोलते हैं देखो, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, 4 भागों में बांटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है मलूकदास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास, सुंदर दास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी लोग। मलूक दास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास और सुंदर दास। यह प्रश्न बड़ा ही डिफिकल्ट डाला है, क्योंकि रीजन क्या है मैं तुम्हें बताऊं। ईश्वर दास की जो है ना सत्यवती कथा, दोस्तों सत्यवती कथा जो है, जब हम जायसी को पढ़ते हैं, जायसी को मतलब जायसी का जो काल है ना, प्रेम मार्गी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सत्यवती कथा आती है। 1503 की है ये, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वर दास को भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा ही नहीं, ठीक है। सत्यवती कथा भी लिखी है इन्होंने, भरत मिलाप लिखी है इन्होंने, अंगद पैज लिखी है इन्होंने। तो इसका क्या, निर्गुण भक्ति काव्य में नहीं आते, तो ईश्वर दास हैं दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आ रहा है, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याताचार्य, उद्गाताचार्य, कवि शिक्षक आचार्य। मतलब कि कौन सी 3 श्रेणियां हैं, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लो इसको याद रख लेना। लो नगेंद्र ने करा था, ये नगेंद्र ने बांटी थी अभी। अब नगेंद्र कौन है तो ये मत पूछना, क्योंकि ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र 1973 लिखा हुआ है, याद रखना, लाला हरदयाल के साथ। इसका यही क्वेश्चन बनेगा नगेंद्र से। 1919 का जन्म है इनका, ठीक है। इतना काफ़ी है अभी फिलहाल, बाकी जब डिटेल अगर पूछेगी तो फिर कोई नो टेंशन, प्रश्न बिल्कुल करके चलेंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं बोल रहा है, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य और कवि शिक्षक। मतलब इनमें से 3 कौन कौन से, 1 3 4, 2 3 4। अच्छा मुझे बताना, ये उद्गाता जो है ना, उद्गाता ये नहीं होती है, तो 1 2 4 कौन सी बनी हुई है, 1 2 4, 1 2 4 डी बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका हो जाएगा। अब देखो उद्भावक कौन होते हैं, उद्भावक होते हैं जो नियम बनाते हैं, व्याख्याता जो उनकी व्याख्या कर देते हैं, कवि शिक्षक जो दोनों के काम कर देते हैं, मतलब समाज में सिखाने का काम करते हैं। अब ये हमारी डिटेल से इतना मतलब नहीं है, बट रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियों में जो है वो उद्गाता नहीं आता, बस इतना याद रखना आप। 12वां प्रश्न आ रहा है आपके लिए, आधुनिक भारतीय, आधुनिक बोलना, आधुनिक याद रखना। आर्य भाषा की 3 कैटेगरी है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। हाँ इस चीज़ को जरा सा याद रखना। जो सबसे पहले आती है ना कि ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले प्रयोग इस तरीके से आर्यों ने किया था, इस तरीके से भी एक प्रश्न बनता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से और संस्कृत से। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, अपभ्रंश से। जो हिंदी साहित्य, याद रखना आप, देखो हिंदी की आदि जननी, यहाँ पे देखो हिंदी की जननी जो है ना, जननी वो कौन है दोस्तों, संस्कृत। कौन है, संस्कृत। देश की पहली आम बोली जो है पाली। साहित्य लेखन की शुरुआत जो हुई है वो कहाँ से हुई है, अपभ्रंश से। और अपभ्रंश किसको बोलते हैं, अवहट को। और अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी किसने बोला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बोला है। तो दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है 13वां, मुख्य शब्द का विलोम होगा, गौण, प्रधान, अनिवार्य, विशेष। तो दोस्तों ये तो देखते ही बनने वाला प्रश्न है, गौण इसका विलोम शब्द हो जाएगा। विशेष का अगर हम बात करें तो इसका होता है साधारण, सभी को पता होगा दोस्तों। प्रधान का भी क्या होता है, प्रधान के लिए भी क्या आ जाता है यूज, गौण आता है, ठीक है।
अनिवार्य का क्या होता है? वैकल्पिक। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? बुढ़ापा, उत्सव, कूटज और कुछ। वाह, क्या प्रश्न आया हुआ है भैया, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। 1964 का है ये, लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका आंसर दोस्तों कूटज है। ठीक है, कूटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्या इनके और निबंध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या अन्य निबंध, तो याद रखना आप, अशोक के फूल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1948 का, कल्पलता 51 में, मध्यकालीन धर्म साधना 52 की है, विचार वितर्क 57 में, विचार प्रवाह 1959 में, साहित्य सहचर है 62 या 65 में, आलोक पर्व 1972, ये लो आलोक पर्व आया, आलोक पर्व 1972 का, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलेगा इनको, कब? 1973 में। याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व 1972 की रचना जो निबंध थी उसको साहित्य अकादमी 1973 में मिला हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं उसकी उनकी, तो मैं फिर अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। तो बुढ़ापा तो प्रताप नारायण मिश्र की थी, कुछ भी उन्हीं की है। 15वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभी उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग याद रखना शब्दों के आगे लगता है दोस्तों, किसके? शब्दों के आगे लगकर जो बनते हैं शब्द वो नए शब्द वो उपसर्ग होते हैं, और शब्दों के पीछे लगकर जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। याद रखेंगे, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखना, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय याद रखना हमेशा धातु में लगते हैं, धातु में और क्रिया में, क्रिया और धातु में लगकर जो प्रत्यय से नया शब्द बनेगा उसे बोलेंगे कृदंत शब्द बोलेंगे। या फिर ऐसा एग्जाम्पल आएगा कि धातु और क्रिया में कौन से प्रत्यय लगते हैं तो बोलना कृत प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कौन से प्रत्यय लगकर नया शब्द बनता है तो तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनेगा उसे बोलते हैं तद्धितांत। याद रखना हमेशा, ठीक है। इतनी बारीकी चीज़ चल रही है क्योंकि अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अभी उपसर्ग से नहीं बना? अधिपति, अभ्यागत, अभिमान और अभिभावक। ठीक है, अभी से नहीं बना हुआ है। अब बताएंगे मुझे अभी, तो क्या इसका विकल्प देखते ही आंसर आया नहीं आया आपके मन में? ऑप्शन ए, देखो भैया अभी और अभी और अभ्या है ना, देखो यहाँ पे क्या लगा या, और यौ कैसे बनता है जरा मुझे बताएंगे? ई प्लस ओ से, और देखो आधा भौ है, भौ में ई लगी तो क्या हो जाएगा? छोटी भी, और आगे देखो ओ है तो ये भी बन गया। देखो अभी, अभी प्लस आगत तो क्या हो गया? अभ्यागत। हो गया नहीं हो गया? सभी को समझ में आ रही होगी बातें। यहाँ पे क्या है? देखो अभी प्लस मान, अभी प्लस भावक, अधिपति, पति तो अधि नहीं है, अभिपति होता तो सही भी होता, तो आंसर हो गया ए, इसका गलत आंसर है। अब 16वां प्रश्न बोल रहा है, सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? वाह 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 वाह। सन्मार्ग में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है बताएंगे सभी लोग? सन्मार्ग। अच्छा ये बताएंगे सन्मार्ग, सन्मार्ग में देखो, सन्मार्ग अगर मैं इसको कर दूं सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग मतलब अच्छा, सत्य, अच्छा है जो मार्ग। ठीक है, क्या बोल रहा है? अच्छा है जो मार्ग, ठीक है, या सत्य है जो मार्ग, तो क्या हो जाएगा? सत्य है जो, है जो के समान अगर जिसमें आ जाए वाक्य शब्द विग्रह करने पर, तो समझ लेना वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की और समस्या, एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान, प्रधान होता है। याद रखना इनमें क्या होता है? उपमान, 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 उपमेय, उपमेय, उपमेय पाया जाता है। किसमें? कर्मधारय समास में पाया जाता है। उपमान क्या होता है? याद रखेंगे विशेषण होता है। क्या होता है दोस्तों? विशेषण होता है। उपमेय क्या होता है? विशेष होता है। और विशेष क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष, जिससे विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि इसका आंसर क्या हो गया? सन्मार्ग कर्मधारय समास हो गया। अगला प्रश्न आ रहा है 17वां, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इस नहीं में बहुत ध्यान देना है। जलज, अंबुज, मनसिज और पंकज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? जलज, अंबुज, मनसिज और पंकज। तो उसका सही उत्तर क्या जाने वाला है?
ऑप्शन सी, क्योंकि मनसिज कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऐसे शब्द मतलब पर इसमें क्या होता है, मनसिज जो है कमल का पर्यायवाची सरसिज में आ जाता है, लेकिन मनसिज में नहीं आता है, याद रखना। नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, पुंडरीक, ये सब किसके हैं दोस्तों, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। राजीव, है ना। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया कौन सा विकल्प सही है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, देखो दो क्रिया होंगी। पहली वाली क्रिया जो पूर्व करने के बाद वो दूसरी क्रिया करेगा। राम ने खाना खाया और वो सो गया। पहले कौन सा काम किया उसने, खाना खाने का क्रिया करी, फिर क्या किया, सो गया, सोना भी क्रिया हो गई। तो देखो पहले उसने खाया और फिर उसने दूसरी क्या कर रही, सो गया। तो पहली वाली जो क्रिया हो गई ये क्या हो गई दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब देखो एग्जांपल, समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा, बहता पानी साफ होता है। अच्छा, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा। ठीक है, तो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया में जिसमें दो क्रिया हो रही हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा सही हो सकता है, बताएंगे सभी लोग। वो क्या बोल रहा है, देखो वह नहाकर, क्या बोल रहा है, नहाकर क्या करेगा, पूजा करेगा। तो दो हो गई, नहाएगा और फिर क्या करेगा, पूजा करेगा। तो ये नहाने वाले जो हो गया, ये क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज इसमें सिर्फ 20 ही प्रश्न लूंगा दोस्तों। किस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य है, मतलब क्रिया विशेषण, जो क्रिया होगी ना उसकी विशेषता बताई जाएगी। अधिकतर विशेषता किसकी बताई जाती है, सब्जेक्ट की बताई जाती है, लेकिन बोल रहे हैं किस वाक्य में क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा हूँ एक प्रकार से। उपवाक्य है, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, यदि वह परिश्रम करता है तो अवश्य उत्तीर्ण होता, मोहन आया किंतु सोहन चला गया, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो दोस्तों क्रिया विशेषण उपवाक्य है, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, यदि वह परिश्रम करता है तो अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, बी, यदि वह परिश्रम करता है तो वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। परिश्रम करता है, क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है ना, परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो क्या होगा, अवश्य उत्तीर्ण होगा। उत्तीर्ण कब होगा, जब वो परिश्रम करेगा। परिश्रम करेगा भैया, परिश्रम करता है, क्रिया करेगा, जब वो मेहनत करेगा, क्रिया करेगा, तो क्रिया तब वो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, 20वां प्रश्न देखते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक और निर्देशक। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, ये तो तुम देखो, जैसे मैं बोल दूं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि हम देख लेते हैं, जब ऐसा लिखा रहता है, माता, जैसे हम बोलते हैं माता पिता, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। ठीक है, संज्ञा की द्विरुक्ति होती है, संज्ञा की द्विरुक्ति से कहने से क्या मतलब है, देखो संज्ञा माता और पिता भी देखो द्विरुक्ति होगी, संज्ञा और संज्ञा, तो बीच में आ जाएगा योजक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, रात और दिन देखो दोनों संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा। योजक चिन्ह ये होता है, निर्देशन लंबा हो जाता है, अवतरण ये होता है और कोष्टक ये होता है, अवतरण ये होते हैं। तो आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और दिल से बोल रहा हूँ एक बार कमेंट जरूर करके आना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी है, डिटेल्स आपको कैसी लगी है। दिल से बोल रहा हूँ, एक बार जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।